हरिवंश राय बच्चन का नाम लेने से ही उनकी कालजयी कृति मधुशाला की छवि हमारे सामने उभर कर आती है। मधुशाला ऐसी कृति थी जिसने हर उम्र के लोगों को प्रभावित किया। बच्चन जी की रचनाओं में भावुकता के साथ साथ रस और आनंद दोनों ही देखने को मिलते हैं। प्रेम और मस्ती के कवि हरिवंश राय बच्चन के साहित्यिक जीवन पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर किरण तिवारी जी। ये रांची विमेंस कॉलेज में हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और इनके साथ है दिलीप तेतेरवे जी, ये वरिष्ठ साहित्यकार हैं। दिलीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मधुशाला जो कविता है उसकी क्या विशेषताएं हैं? मधुशाला कविता की पहली विशेषता ये है कि वह समय की धारा को पहचान कर लिखी गई है। 1933 में हमारा देश गुलाम था, गरीबी बेइंतहा हो गई थी, महंगाई हो गई थी और नौकरियां नहीं थी। खास करके मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग त्रस्त थे, त्राही त्राही कर रहे थे। गांव के गांव लोग भाग रहे थे शहरों की ओर, लोग मजदूरी करने के लिए। ऐसी स्थिति में, और मध्य वर्ग की क्या स्थिति थी? पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं काम कर मिल रहा है। स्वयं हरिवंश राय बच्चन के सामने भी ऐसी ही स्थिति थी। उनके भी स्थिति ये थी, मध्यवर्गीय थे, ऐसी ही स्थिति थी। ऐसे में उन्होंने लिखा, और जब लिखा तो उन्होंने बहुत सारी बातों का ज्ञान रखा, गांधीवाद का भी, देश की आज़ादी का भी, अंग्रेज़ों की नीति का भी। अंग्रेज़ की नीति क्या थी? सामाजिक भेदभाव तैयार करना विभिन्न स्तरों पर, ताकि भारतीय समाज इतना विभाजित हो जाए कि अगर हमको आज़ादी भी देना पड़ा तो इसके 100 टुकड़े हो जाएं। यही उनकी मंशा थी। लेकिन सबको देखते हुए उन्होंने जो लिखा, कहीं पर भी उन्होंने विवाद खड़े करने वाली पंक्तियां नहीं लिखी। उन्होंने वही लिखा जो हमारे आत्मा में पहुँचे और हमें चेतना दे। चेतना यह दे कि हम आदमी आदमी होता है, मनुष्य मनुष्य होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि मनुष्य के सामने जब संघर्ष आता है तो उसको अपने को कमज़ोर समझ के शिथिल नहीं पड़ना चाहिए, उसको चलते रहना चाहिए। जो बढ़ता है चलता है वही चलता, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, ये सिद्धांत था। दूसरा था कि हमको समाज को एकजुट रखना है, तो उन्होंने एकजुट रखने के लिए भी बहुत सारे पद उसमें दिए। ये सारी उनकी जो विशेषताएं थी। इसके अलावा सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि विगत, वर्तमान, उस समय का वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को आप देख लीजिए, आने वाले समय को देख लीजिए, भविष्य को देख करके उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसमें, इसी यही कारण है आज भी उनकी कृति मधुशाला प्रासंगिक है। किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या मधुशाला को रस, गंध और मस्ती की कविता कहा जा सकता है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं मधुशाला को रसगंध और मस्ती की कविता, इसलिए कि जैसा सर ने भी बताया और बच्चन जी ने जब काव्य रचना की थी, मधुशाला की रचना की थी, वो छायावाद का उत्कर्ष काल था और छायावादी कवि जो कुछ भी रचनाएं कर रहे थे उससे जनता में जो भी संदेश जा रहा था, या हमारी जो जनता है वो निराशा, कुंठा, भय, संत्रास और विभिन्न तरह की समस्याओं में अपने आप को जूझती हुई वो महसूस कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में एक कवि या लेखक का दायित्व बनता है कि वो जनता को इन परिस्थितियों से निकालने का कोई मार्ग सुझाए, और बच्चन जी को इससे ज़्यादा अच्छा कोई मार्ग नहीं सूझा कि मधुशाला के माध्यम से वो एक मधुशाला को प्रतीक बनाकर वो जनता को यह संदेश दें कि जीवन में सिर्फ निराशा, कुंठा या संत्रास ही नहीं होता, हमारा जीवन जो है वो मस्ती का जीवन है, क्योंकि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। उन्होंने तो लिखा ही है कि मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, यही परिचय है उन्होंने दिया था। तो इसका मतलब ही है कि हमारा जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुरता वाले जीवन को हम क्यों न खुशी खुशी जिएं। तो इसलिए उनकी कविताओं में आप उल्लास भी देखते हैं, मस्ती भी देखते हैं, रसगंध भी देखते हैं, है ना। तो ये मधुशाला के माध्यम से इन्होंने जनता को संदेश दिया, लिखा। दिलीप जी, क्या मधुशाला जीवन से आत्म साक्षात्कार करवाती है? कोई भी साहित्य जो उत्तम कोटि का होगा वह जीवन से ही आत्म साक्षात्कार कराता है।
मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि मधुशाला में क्या है, समय प्रतिबिंबित हो रहा है, आधार क्या है तो विगत है, और चेतना किस कहाँ तक पहुँचाने की इच्छा है कवि की, वह है भविष्य तक, आने वाले पीढ़ियों को भी सावधान कर देना कि ऐसी स्थिति जब आए कि संतरास का युग हो जाए, बेईमानी शैतानी का युग हो जाए, भ्रष्टाचार का युग हो जाए, आपके ऊपर में कानून हावी होने लगे, आप गुलामी में हों, तो आपको किस तरह से चैतन्य बने रहना है, जागते रहना है, जागृत रहना है, ताकि आप अपने उन तत्वों को पहचान सकें, उन कारक तत्वों को जिनके कारण विसंगतियां आप झेल रहे हैं, विद्रुपताएं आप झेल रहे हैं, अन्याय झेल रहे हैं। न्याय आपको कोर्ट में नहीं मिलता था, विद्रुपताएं अंग्रेज जहाँ तहाँ पैदा कर रहे थे, समाज विभाजन का कार्य कर रहे थे, नौकरियां दे नहीं रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिस कारण से आदमी परेशान था, त्रस्त था। ऐसे में उत्साह जगाने वाले गीत होते हैं। ऐसे युद्ध काल में हम जब देखते हैं तो युद्ध में जोश दिलाने वाले कविताएं होती हैं। जब समाज टूट रहा हो, निराशा में जा रहा हो, ऐसी स्थिति में उनको उत्साह देने वाले गीत लिखने होते हैं। उनको ऐसी गीत उनके होठ में देने पड़ते हैं जो कि आपको जगा दे, आपको जागृत कर दे, आपको शक्ति प्रदान करे, आप उत्साहित होकर के झंडा उठा के चल दें। तो यही उन्होंने आत्मसाक्षात्कार करवाने की कोशिश की है कविता की जरिए। हाँ, आप अपने को देखिए, आप कैसे अपने को देख पाते हैं। अगर आप अपने को निराश देखना चाहते हैं तो आप निराशा में मर जाएंगे, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि हम निराशा को भूल करके आगे बढ़ जाएं, झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे हंसते हैं, वहाँ भी बूढ़े हंसते हैं, तो आप महल में बैठ करके या अच्छे से घर में बैठ करके क्यों नहीं हंस सकते हैं? वहाँ के निराशा का समय है। उनकी कविताओं में सरलता और समरसता भी देखने को मिलती है, तो इसके क्या कारण थे? सबसे बड़ी चीज़ है संप्रेषणीयता। संप्रेषणीयता है, इसलिए उसमें सरलता होनी की आवश्यकता ही है। जहाँ संप्रेषणीयता होगी, भाषा की सरलता होगी, शैली की सरलता होगी। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है, ऐसी पंक्ति नहीं है उसमें जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता है। उसको दादी अम्मा भी समझ जाएगी जो पढ़ी लिखी नहीं है ना। और ये संप्रेषणीयता का ही कारण है कि प्रेमचंद जब दक्षिण से लौट करके आए और हरिवंश राय बच्चन से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि हरिवंश, तुम दक्षिण में भी उतने ही लोकप्रिय हो जितने यहाँ लोकप्रिय हो। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि मैं आपका साहित्य और हरिवंश की कविताओं को पढ़ने के लिए हम लोग हिंदी सीख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है संप्रेषणीयता। सरसता की जहाँ तक बात है तो गेय शैली में लिखी गई है। चंद जो है गेय हैं, तो गेय जब होगा तो सरसता होएगी, उसमें हर तरह के रस आएंगे, नवरस आएंगे, सभी रस हैं उसमें, जिसे पाठकों की पढ़ने की जिज्ञासा भी बनी रहती है। जिज्ञासा तो इस जिज्ञासा से ज़्यादा होता है उत्साह बना रहना। जिज्ञासा तो होता है, ऐसे मान लीजिए कि हमने कोई रहस्य भरी कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें जिज्ञासा होनी पैदा करना जरूरत होती है। कोई जिज्ञासा पैदा नहीं की। इन्होंने हर पद में इतनी चैतन्यता भरी, इतनी जीवंतता भरी कि लोग उसके साथ जीवंत हो गए, चैतन्य हो गए। कोई भी आप देखिए, पहले ही जो पंक्ति है क्या है, मृदु भावों के अंगूरों से आज बना लाया और अपने हाथों से पिलाऊंगा। तो ये जो पिलाने की बात है, मृदु भाव को, कोई ऐसा भाव नहीं जो अंग्रेज भाव रखे रहते हैं यहाँ पर, है ना, क्रूर भाव, वैसी भाव नहीं थे, मृदु भाव। महात्मा गांधी कैसे जवाब दे रहे थे? मृदु भाव से जवाब दे रहे थे। तुम लाठी चलाओ, हम पीठ दे देंगे आगे, छाती दे देंगे आगे, मारो उस पर लाठी। तो मृदु भाव के अंगूरों के साथ अगर हम बढ़ जाएंगे तो हमारा दुश्मन भी झुक जाएगा। प्रेम के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं कर पाती है, कोई योद्धा टिक नहीं पाता है। तो यही उन्होंने दिखाने की कोशिश की। हाँ, ये दिखाने की कोशिश की। किरण जी, उनकी व्यक्तिगत विशेषता क्या है और भाषा शैली क्या है, और कैसे लोगों तक वो सहज ही पहुँच जाती थी? बच्चन ने जितनी भी रचनाएं की, व्यक्तिगत विशेषता अगर हम पहले अगर हम व्यक्तिगत विशेषता की बातें करते हैं तो नितांत सहज थे,
बच्चन जी अपने जीवन में भी, अपनी रचनाओं में भी, क्योंकि किसी भी रचनाकार का जो व्यक्तित्व होता है वो उसके कृतित्व में झलक कर सामने आता है। तो बच्चन जी बहुत ही सहज थे अपने व्यवहारिक दैनिक जीवन में भी, और जो कुछ भी उन्होंने लिखा उसमें भी हम उनकी सहजता और सरलता को देख पाते हैं। इसके अलावा वो बेहद सहनशील भी थे, साहसी भी थे, क्योंकि साहसी इस मायने में हम कह सकते हैं कि उन्होंने जितनी भी रचनाएं की, विशेषकर अगर हम उनकी आत्मकथाओं को देखते हैं तो उनकी आत्मकथाओं में हम देखते हैं कि इतनी ईमानदारी से, इतनी धैर्यशीलता के साथ उन्होंने अपनी सारी बातों को वहाँ पर रखा है कि हम कायल हो जाते हैं कई बार उनके व्यक्तित्व के, उनकी व्यक्तित्व की इन विशेषताओं के, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रचनाकार किस तरह से अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के कड़वे से कड़वे अनुभवों को या अपनी गलतियों को कितनी सहजता से स्वीकार करता है। ये उनकी व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषताएं थी। धैर्यशीलता तो थी ही, और उनकी रचनाओं में अगर हम देखें कि किस तरह से उनकी रचनाओं की विशेषता, आपने पूछी कि रचनाओं की, तो जो भी उनका व्यक्तित्व था वो उनकी रचनाओं में उभर कर सामने आया, क्योंकि रचनाएं कृतित्व तो होती ही है, व्यक्तित्व का आईना होती ही हैं। तो उनकी रचनाओं में भी हम वही कुछ पाते हैं, चाहे आप शुरू से ही देखें, मधुशाला, मधु कलश और मधुबाला की को तो हम देखते ही हैं। उनके अगर गीतों का संकलन देखें तो वहाँ भी उनके व्यक्तित्व की झलक मिलती है। उनकी आत्मकथा को देखें तो भी हम बहुत सहजता से उनके व्यक्तित्व का अनुमान लगा लेते हैं कि किस तरह से वो बहुत सारी परेशानियों, क्योंकि उनके जीवन के कई परिदृश्य जो भी थे, चाहे उनका जीवन क्षेत्र रहा हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र रहा हो, कार्य क्षेत्र रहा हो, जहाँ जहाँ भी वो गए वो स्थितियाँ रही हों, तो वहाँ वो बहुत बेबाक ढंग से अपनी बातें रखते हुए रचनाओं में आते हैं, और पाठक बहुत सहजता से समझ पाते हैं कि ये जो हमारा कवि है, लेखक है, वो किस तरह का जीवन उसने जिया है, ये हमसे क्या कहना चाहते ये क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही सरल अंदाज में कोई भी पाठक जो है उन्हें बहुत सहजता से समझ लेता है। जी दिलीप जी, बच्चन जी कविताएं तो लिखते ही थे, वे गीतकार भी थे, लेकिन जितनी प्रसिद्धि उन्हें कवि के रूप में मिली, गीतकार के रूप में नहीं मिली, तो इसके क्या कारण थे? एक तो गीत बहुत कम लिखे उन्होंने, दूसरी बात गीत के जो विशेषताएं थीं उससे बहुत अधिक विशेषताएं उन्होंने अपने अन्य कृतियों में रखा, जो सामान्य कविताएं थी उनकी। उसमें कविताओं का उनकी बात करें, मधुशाला की, मधु कलश की, निशा निमंत्रण की, किसी की भी बात करें तो दिल की कलम से लिखी हुई कविताएं हैं। अंतर्मन में आई बातों से लिखी कविताएं हैं। अंतर्मन में बैठा कवि ने लिखा है, उसे किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, व्यक्ति विशेष हरिवंश ने नहीं लिखा, उनके अंतर्मन का जो कवि था उसने लिखा। गीत लिखते हुए वे अंतर्मन से बाहर आ जाते हैं, भौतिकवादी हो जाते हैं, और कविता लिखते हुए वे अपने कवि के ऊपर में निर्भर करते हैं। कवि क्या है? उनके अंतर मन में जो बातें उठ रही हैं, जो तूफान उठ रहे हैं, जो आंधियाँ उठ रही हैं, जो आहें हैं, जो संतरास की ध्वनियाँ हैं, उन सब को वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद सोचते हैं कि इसको मैं कैसे ऐसी भाषा में लिखूं, और सरल भाषा भी हो, काव्य भाषा ऐसी हो जो संप्रेषणीय भी हो, हमारी बातों की जो बात हम कहना चाहते हैं, जो चेतना देना चाहते हैं समाज को, जो संदेश मैं प्रसारित करना चाहता हूँ, वह संदेश के रूप में न जाए, चेतना के रूप में न जाए, बल्कि लोग उसको पढ़ के गा उठे, उत्साह से भर जाए, और चलता चला जाए जीवन में, रुके कहीं नहीं। तो यही खूबी थी कि वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, और लेकिन गीतकार के रूप में उनको प्रसिद्धि उतनी नहीं मिली। जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि भौतिकवादी हो जाना और आत्मावादी हो जाना, दोनों में बहुत फर्क है। उनकी आत्मकथा जो है लगभग 4 खंडों में उन्होंने आत्मकथा को लिखा है, तो उसे क्या खुली जीवन की किताब कहा जा सकता है? बिल्कुल। आत्मकथा का अर्थ ही होता है कि आदमी खुले जीवन की बात करे। आत्मकथा का अर्थ ही आप ये लेके चलिए कि हम अपनी किताब खोल रहे हैं, लेखक अपनी किताब खोल रहा है। जब वो कोई कृति लिखता है तो वो समाज की किताब को खोलता है,
और जब आत्मकथा लिखता तो अपनी कृति खोलता है। जी। अपनी कृति को खोलते हुए उसे झिझक भी होती है, कई तरह की परेशानियां भी होती हैं। परेशानियां इसलिए होती हैं कि बहुत सारे संबंध बहुत ही मधुर होते हैं और उस मधुर संबंध के बीच में कोई व्यक्ति ऐसा निकल जाए जो हमको चोट पहुंचाया हो, तो हम क्या उसके बारे में लिख दें खुल करके कि उसने मुझे चोट पहुंचाया, या मैं कुछ ऐसा लिखूं कि वो आदमी इस बात को महसूस करे, प्रायश्चित करे कि मैंने उसको चोट पहुंचाया था लेकिन उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। एक बड़े विराट व्यक्तित्व का कर्म होता है कि चोट करने वाले चोट करते रहें, लेकिन वह उस चोट के जवाब में चोट नहीं देता है किसी को। एक कृति जब लिखी जाती है, वो आत्मकथा हो या कोई भी कथा हो, जब कृति लिखी जाती है तो जो चीज़ चुभता है दिल को, जो कांटे की तरह प्रिक करता है हमारे दिमाग को, जो हमें झकझोरता है, जो हमें संवेदना से भरता है, जो हमें आंसुओं से भर देता है, उन आंसुओं से, उन संवेदनाओं से उन्होंने कविताओं की रचना की। और जब भी रचना की, श्यामा को ध्यान में रख के किया, प्रेम को ध्यान में रख के किया। तो प्रेम युक्त, रसयुक्त कविताएं उन्होंने लिखी और आत्मकथा भी लिखी, तो प्रेम युक्त लिखी है। और साहस और बेबाकी के साथ उसमें सारी घटनाओं का उल्लेख भी किया। हाँ जी। किरण जी, जब उनकी पहली पत्नी श्यामा का देहांत हो गया तो बच्चन जी अंदर से बहुत टूट फूट गए, लेकिन वो बिखरे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने को समेटा और उन्हें एक कृति के रूप में पाठकों तक पहुंचाई। और वो उनकी पहली आत्मकथा थी क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इससे उनकी व्यक्तिगत विशेषता क्या पता चलती है और हमें उनसे क्या सीखने की ज़रूरत है? हाँ राखी मैडम, मैंने पहले भी कहा कि हरिवंश राय बच्चन जो थे वो बहुत साहसी थे, बहुत धैर्यशील थे, उनकी ये व्यक्तिगत विशेषता थी। जब उनकी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु हुई तो जैसे वो, चूँकि वो एक सामान्य इंसान भी थे हमारे और आपकी तरह, तो किसी के भी दिल को बहुत ज़्यादा, कोई भी आहत होगा उसके दिल को चोट पहुंचेगी, लेकिन बहुत दिनों तक निराश रहने के बाद धीरे धीरे वो सामान्य जीवन की ओर अग्रसर हुए। उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, इस निराशा में ही अपने जीवन को बिता देना ये जीवन का हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे वो अपने आप को संभालने लगे, धीरे धीरे जीवन की जो मुख्य धारा है वहाँ वो लौटने लगे। और श्यामा के मौत से निश्चित रूप से उनका हृदय जो था वो टूट गया था, लेकिन अपने आप को संभालने में उन्होंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाया। ये उनके साहसी व्यक्तित्व का ही परिचायक है। और वो मुख्य धारा में आए, उन्हें फिर जीवन संगिनी की आवश्यकता महसूस हुई और फिर धीरे धीरे वो अपने मित्रों की सहायता से एक आती है, ऐसा हमने पढ़ा है कि वो एक आयरिस नाम के लड़की के साथ उनका संपर्क भी हुआ। उन्होंने उसे प्रेम निवेदन किया, लेकिन उस लड़की ने उनका प्रेम निवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद फिर वो कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए निराश हुए, लेकिन समय बीतता गया और उनके मित्रों के माध्यम से ही तेजी सूरी से उनका परिचय हुआ था। तो इसमें मैं पूछूंगी एक बात और कि तेजी बच्चन से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उनका भावनात्मक मिलन पहली मुलाकात में ही हो गया था और उनके मन में एक कविता आई थी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, चूँकि तेजी बच्चन से जो उनकी मुलाकात हुई थी वो इत्तेफाक थी। वो अपने मित्र के साथ, वो बरेली में थे और प्रकाश जो उनके मित्र थे, प्रेमा उनके मित्र थी, उनके साथ वो थे वहाँ पर। और तेजी बच्चन उस वक्त लाहौर में साइकोलॉजी पढ़ाती थी। तो उनके साथ जो उनके मुलाकात हुई तो उन्होंने जब प्रथम दृष्टया ही उन्हें देखा तो उन्हें कुछ ऐसा लगा, उनके हृदय में प्रेम की भावना आई, लेकिन फिर उन्हें तुरंत ऐसा लगा, क्योंकि वो जीवन से बहुत चोट खा चुके थे, बहुत कई बार धोखा खा चुके थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेम जाल में फंसाने के लिए, प्रेम के बंधन में डालने के लिए कोई जाल बिछा रही है, कोई अदृश्य शक्ति है, या हमारे जो मित्र हैं वो मेरे लिए इस तरह का जाल बुन रहे हैं। ऐसा उनके मन में आया और तुरंत ही उन्होंने, जो उनके मन में प्रेम की भावना थी, उससे उन्होंने तुरंत अपने मन को समझाया कि नहीं नहीं, इस तरफ मुझे नहीं ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा वो कुछ अदृश्य शक्तियाँ थीं जो तेजी बच्चन के साथ, तेजी सूरी थी वो उस वक्त
कहा जाए तो उनके साथ उन्हें मिलाने का मतलब मिलाने के लिए पूरी जो कहते हैं ना कि अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो हाँ तो पूरी कायनात जो है अगर आप दिल से मिलना चाहें तो आपको मिलाने के लिए वो लग जाती है। तो कुछ इसी तरह का हुआ। प्रकृति उन्हें कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें मिलाना चाहती थी, और जैसे ही उन्होंने अपनी कविता की कुछ पंक्तियां वहाँ पर रखी, काव्य पाठ किया कि अगर मेरे नैनों के जो अश्रु हैं वो किसी और के नैनों से कैसे बह सकते हैं, कविता का यही भाव था। तो वो तेजी सुरी के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उनकी कविताओं को सुनते ही वो बहुत ही भाव विह्वल हो गई, और वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे सबको ऐसा लगने लगा कि अरे ऐसा कैसे हुआ। माने बाकी उपस्थित लोगों पर हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का वो असर नहीं पड़ा जो तेजी सुरी पर पड़ा। लोग धीरे धीरे कर कमरे से निकल गए और तेजी सुरी वहाँ रह गई और हरिवंश राय बच्चन जी रह गए वहाँ पर। और जब इतने भाव विह्वल हो गए वो दोनों एक दूसरे को देखकर कि बच्चन जी की ही पंक्तियां हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम भीग कर, अश्रु में भीग कर हल्के हो गए हैं या भीग कर भारी हो गए हैं। मतलब सारी हमारी भावनाएं जो हैं अगर वो बह गई हैं हमारे अंदर से तो हमें हल्का हो जाना चाहिए, लेकिन अश्रु में भीग कर हम कहीं ना कहीं भारी हो गए हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम एक दूसरे में खो गए हैं या हमने एक दूसरे को पा लिया है। तो इस तरह का विरोधाभास, इस तरह की विरोधी बातें उनके मन में आ रही थी, ऐसा आभास हो रहा था। और जब वो कमरे में घुसे थे तो वो अजनबी थे एक दूसरे के लिए, लेकिन जब दूसरे दिन वो कमरे से निकले तो एक दूसरे को इतना ज़्यादा जान पहचान लिया कि एक जीवन साथी के रूप में वो वहाँ से बाहर है। जी दिलीप जी, जैसे बच्चन जी हमेशा कहा करते थे कि बनना है तो आप फूलों की तरह कभी मत बनो, क्योंकि वे खिलते हैं बिखर जाते हैं। अगर आपको बनना है तो पत्थर की तरह बनो, क्या पता कब तरासे जाओ और खुदा बन जाओ। तो इसके जरिए बच्चन जी क्या संकेत देना चाहते हैं लोगों को? फूलों की जो जिंदगी है ना वो बिखरने वाली जिंदगी है। हालांकि पत्थर भी बिखरते हैं लेकिन उनमें बहुत समय लगता है। बहुत सारी अंग्रेजी में कविताएं हैं इसमें कि फूल की नश्वरता पर, तत्कालीन तो तत्क्षण नश्वरता पर चर्चा आई है। हिंदी में भी हिंदी की कविताओं में भी है। तो फूल बिखरने का एक संदेश देता है। फूल की तरह खिल जाओ कहना तो आसान है, लेकिन फूल की तरह बिखर जाओ ये कोई नहीं कहता। लेकिन हकीकत यही है कि फूल तो बिखर जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि पत्थर बनो, और इस युग की मांग थी कि आप पाषाणी बनो। पाषाणी बनोगे तो आप लाठी डंडे अगर अंग्रेज बरसाएंगे, बरसाने दो, आप बढ़े चलो। लाठी खा के लहू लुहाना के गिर जाओ तो गिर जाओ, लेकिन बढ़े चलो। आपको याद होगा सोजे वतन जब उन्होंने लिखा था प्रेमचंद जी ने, तो क्या हुआ था? अंग्रेजों ने उनको उनके चौराहे पर उनके सारी किताबें जला दी थी सोजे वतन का, और कहा था कि अगर आपकी उम्र कम होती या आप ऐसे तानाशाह कंट्री में अगर होते तो आपके हाथ काट लिए जाते। तो वैसा युग था वो। उस युग में उन्होंने जो रचनाएं की हैं वह आदमी को मुक्ति देती है सारे बंधनों से और उसको बढ़ने का साहस प्रदान करती हैं उनकी कविताएं। और ऐसी मान्यता है कि जब तक दर्द ना मिले तब तक लेखनी में वो धार नहीं आती है। तो इसे आप बच्चन जी के संदर्भ में कैसे देखेंगे? आज से निकला होगा गान। आप वाल्मीकि को उठा के देख लीजिए। वाल्मीकि ने कब लिखना शुरू किया? वो तो कवि नहीं थे। नहीं। जब कवि नहीं थे उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने एक वधिक को देखा कि उसने क्रौंची के पति मानते हैं उसको, क्रौंच का वध कर दिया है। क्रौंची रो रही है, विलाप कर रही है। तो उनको स्मरण आया कि जब मैं अपने कर्म में रहता हूँ, जो उनका वास्तविक कर्म था, तो ऐसे बहुत सारे दृश्य देखे जब स्त्रियां भाग जाती थीं और पुरुष मृत पड़ा रह जाता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो श्लोक लिखा अनुष्टुप छंद में, उस छंद से रामायण की शुरुआत हो गई। और रामायण की धारा क्या है? मृदुल धारा है। एक ऐसी धारा है जो लोक कथा से आई। राम का जो कथा है वो लोक कथाओं से है। ठीक उसी तरह आप अगर किसी भी प्रांजल कवि को देखेंगे, प्रांजल लेखक को देखेंगे,
तो वह लोक कथा की शैली में ही शुरू होता है। उसमें जो कोमलता होती है ना, उसके गीतों में, उसकी कथाओं में जो कोमलता होती है कविता में आ जाती है, सरसता कविता में आ जाती है। मैथिल में कोई बच्ची विदा हो रही है तो माँ जो रोती है तो लगता है कि वो गीत गा रही है, एक सुंदर सा गीत गा रही, मनोहर गीत गा रही है। तो आ से निकला हुआ जो भी गान होगा वह सबके प्रति, सबको स्वीकार्य होगा। और आ में अगर आप रसमयता भर दें, संप्रेषणीयता भर दें, गेयता भर दें, लोग उसको गा उठेगा। जी, तो यही बच्चन साहब की लेखनी में हम लोगों को देखने को मिलती है। एकदम मिलती है। उनकी लेखनी की सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो मृत को जगा दें, ये वाली कामना है। जी किरण जी, अग्निपथ जो उनकी कविता थी जिस पे फिल्म भी बन चुकी है, तो इस कविता के माध्यम से बच्चन जी ने जीवन के प्रति क्या संदेश देने की कोशिश की? बच्चन जी जो थे वो जीवन के प्रति हमेशा से उन्होंने सकारात्मक रुख रखा। वो हारने वाले नहीं थे क्योंकि वो साहसी थे और बहुत ही धैर्यवान थे। उन्होंने अग्निपथ कविता के माध्यम से संदेश दिया है सारे जग को कि अगर अग्निपथ का मतलब ही होता है अंगारों भरा रास्ता। अंगारों भरा रास्ता यानी आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं आपके जीवन में, तो उन समस्याओं से आपको घबराना नहीं है। आपको अपने रास्ते पर, अपने कर्म क्षेत्र पर बढ़ते चलिए, बाकी तो ऊपर वाला है ही आपके साथ। इस विश्वास के साथ आप अपना कर्म करते रहिए और कभी भी घबराकर, परेशानियों या समस्याओं से घबराकर किसी से तुरंत सहायता मांगने वाली जो टेंडेंसी होती है व्यक्ति की, वो नहीं होनी चाहिए कि आप घबराकर तुरंत ही किसी से सहायता मांग ले। आप अपने सहायक खुद बनिए, आप अपनी सहायता खुद कीजिए। यानी आप में वो मादा होना चाहिए। हर इंसान को वो इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि आप में वो शक्ति है, आप में वो क्षमता है कि आप अपनी समस्याओं से, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, आप उनसे उबर सकते हैं, आप उनसे बाहर निकल सकते हैं यदि आप ठान ले तो। इसलिए वो कहते हैं कि तुम थमो नहीं, तुम रुको नहीं, तुम बढ़ते चलो। अग्निपथ कविता में, फिल्म में भी जो आप देखते होंगे, फिल्मों में भी उन्होंने यही संदेश दिया है कि किसी और से सहायता लेने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। आप अपने मददगार, आप अपनी लाठी खुद बनिए, कहीं भी आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दूसरों से सहायता लेते हैं तो आप कभी भी मजबूत इंसान बनकर इस दुनिया में नहीं उभर पाएंगे। अगर आप मजबूती से उभरना चाहते हैं, आप अपने पांव ज़मीन पर मजबूती से जमाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सहायता खुद करनी पड़ेगी। अग्निपथ कविता के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा है कि तुम दुनिया को देखो, जिन जिन लोगों ने हमेशा थोड़ी सी परेशानियां, मुसीबत आने पर घबरा कर दूसरों का हाथ पकड़ा, वो आजीवन जो हैं वो दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहे, कभी भी वो खुद अपने ऊपर, अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सके। तो ये बच्चों से लेकर युवाओं तक को उनका यही एक संदेश है कि तुम कभी घबराओ मत, थमो मत, तुम चलते रहो। तो अगर तुम चलते रहोगे तो तुम्हारी राह जो है वो खुद ब खुद बनती जाएगी और तुम अपनी मंजिल को पालोगे। कहा जा सकता है कि वो जीवन को उन्होंने एक सकारात्मक तरीके से उन्होंने देखा और लोगों को भी प्रेरित किया कि आप सकारात्मक ढंग से जीवन को देखिए और आगे बढ़ते रहिए। रास्ते तो बनते ही जाएंगे, भले ही कांटे हों मिलेंगे आपको रास्ते में। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपके रास्ते में फूल ही फूल बिछे हों, कांटे भी होंगे आपके रास्ते में, तो आप उनको पार करते जाइए। थोड़े से घायल आप होंगे, लेकिन उसके बाद जब आप निखर कर आएंगे तो वो जो निखार होगा आपके अंदर, उसे दुनिया देखेगी और उसे दुनिया प्रेरित होगी। जी, कहा जा सकता है कि बच्चन जी ने जो जिया वही अपने पाठकों के समक्ष रखा। उनकी कविताओं में रस, आनंद और मस्ती का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो पाठकों को बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और उनकी कालजयी रचना मधुशाला ने तो उन्हें हिंदी साहित्य में अमर ही कर दिया। कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे के कार्यक्रमों के लिए बने रहे आप दूरदर्शन के साथ और दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।